स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बनता है और हर अंग का अपना अपना एक काम है और हर अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे खाना पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही बहुत ज़रूरी होता है मूत्र विसर्जन। कई बार देखा जाता है कि कई उम्र में या किसी भी लिंग में, किसी भी अवस्था में कई बार मूत्र संबंधी परेशानियां हो जाती हैं। मूत्र संबंधी वैसे तो बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे खास करके कि किस तरह से मूत्र के निष्कासन में यानी मूत्र के विसर्जन में किस तरह की परेशानियां आती हैं, कब से ये शुरू होती हैं, इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, क्या ये ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, हम कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक वो सारी जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। और आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राणा प्रताप और एसोसिएट प्रोफेसर प्रेम्स रांची में आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सर, मूत्र संबंधी जो समस्याओं की अगर हम बात करें तो इसकी एक बहुत ही लंबी लिस्ट हो जाती है। तो लेकिन आज हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह से मूत्र विसर्जन में समस्याएं होती हैं, कब से होती हैं, किस तरह से होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, बहुत सारी बातें इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं सर कि अगर हम कॉमनली देखते हैं, साधारणतया मूत्र संबंधी किस किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? जी, आप पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने इस टॉपिक को रेज़ किया, उठाया। ये काफ़ी सामान्य समस्या है। एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन औसतन 6 से 8 बार पेशाब करता है नॉर्मली। 6 से 8 बार तक नॉर्मल कोई भी इंसान पेशाब करता है, तो इसको हम लोग एबनॉर्मल नहीं मानते हैं। अगर किसी कारणवश से ज़्यादा या कम कर रहा है, वो बहुत चीज़ पर डिपेंड करेगा, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जैसे कि पानी कितना पी रहा है, धूप गर्मी कितनी है, उसके हिसाब से वो यूरिन कितना पास कर रहा है वो डिपेंड करता है। और ये सारा प्रक्रिया जो है आपका ऑटो रेगुलेशन में आता है। किडनीज अपने आप आपके स्वास्थ्य के हिसाब से और आपके यूरिन इनटेक, वाटर इनटेक के हिसाब से यूरिन का प्रोडक्शन करता है। मैं बताना चाहूँगा कि मूत्र रोग में ऐसे तो काफ़ी तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, खास करके मूत्र विसर्जन के दौरान जो परेशानियां होती हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये हर एज में, किसी भी एज में हो सकता है और किसी भी सेक्स में, किसी मेल या फीमेल, किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो एक बच्चा जन्म लेता है, नियम से उसको भी 24 घंटे के अंदर एक बार पेशाब जरूर कर लेना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर पेशाब नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो यहाँ से भी एक सिग्नल, सॉफ्ट सिग्नल मिलता है कि पेशाब नहीं हो रहा है, तो ये भी एक बीमारी की तरफ संकेत करता है। अगर हम लोग छोटे बच्चों से देखना शुरू करें मूत्र विसर्जन की समस्या, तो छोटे बच्चों में भी सामान्यतः ये परेशानी पाई जाती है, बहुत अनकॉमन नहीं है। छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी बात को अब तक स्पष्ट शब्दों में नहीं कह पाते हैं, तो कुछ इनडायरेक्टली वो एविडेंस बताते हैं। जैसे वो पेशाब के रास्ते को, मार्ग को जब पेशाब करते हैं, उस समय हो सकता है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके पेशाब करें। हो सकता है कि पेशाब करने के बाद पेशाब की नली, खासकर अगर लड़के हैं तो उसकी तरफ उंगली वगैरह ले जाएं और इशारा करें और या टच करें, दर्द बताएं उसमें। लड़कियां हैं तो पैर जोर से दाबना, पेशाब करने के दौरान चीखना, ये कर सकती हैं। लड़के जो हैं, इनमें एक बीमारी होती है जो कि एक ख़राब बीमारी है, लड़कों में पाई जाती है। अगर कोई बच्चा जो है उससे ग्रसित है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका पेशाब का धार जो है लंबा नहीं, दूर तक नहीं कर पा रहा है बाकी बच्चों की तुलना में। और पेट जो है, चूँकि बच्चों में फ़ैट कम होता है, तो पेट आपको फूला हुआ भी महसूस होता है। ये बच्चे अगर टाइमली आप डॉक्टर से दिखवाते हैं और इलाज करवाते हैं, तो इन बच्चों में ठीक होने का चांसेस बहुत हाई होता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि लड़कों में ये 2 तरह से सामान्यता होता है। एक जो होता है वो पेशाब मार्ग का, जो मूत्र मार्ग का विसर्जन का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जिसको मिएटस बोलते हैं, उसमें कई बार सूजन, इन्फ्लेमेशन या सिकुड़न, मिएटल स्टेनोसिस या मिएटाइटिस की वजह से जो है पेशाब निकलने में परेशानी होती है बच्चों को। अगर बच्चे इससे ग्रसित हैं तो इसके लिए भी आप पीडियाट्रिशियन या यूरोलॉजिस्ट किसी से मिल सकते हैं या पीडियाट्रिक सर्जन से मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ख़राब बीमारी होती है जिसको हम लोग पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व बोलते हैं।
पोस्टीरियर वेंट्रल वाल्व जो है आनुवांशिक या जेनेटिक होता है और बच्चों में, नवजात बच्चों में से ही पाया जाता है। इसमें बच्चे जो हैं काफ़ी रुक रुक के पेशाब करते हैं, कपड़े में पेशाब करते हैं और उनका डेवलपमेंट जो होना चाहिए, वेट गेन जो होना चाहिए एज के हिसाब से, जैसे जैसे शरीर बढ़ता है उसका वेट गेन का जो रूल्स होता है उसको नहीं फॉलो करते। ये जो सर जो न्यूबॉर्न में जो आपने बताया कि ये जन्मजात ही मतलब जन्म होते के साथ भी इस तरह की समस्या होती है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? ये पोस्टीरियर वेंट्रल वाल्व आजकल जो हम लोग अभी मतलब तो शारीरिक बनावट हम इसको कहें या फिर आनुवांशिक भी हो सकता है? हाँ, ये दोनों तरह से हो सकता है। आनुवांशिक ही रहता है कई बार, लेकिन ये हेरिडिटरी नहीं होता है। आनुवांशिक में जो हम लोग कॉमनली समझते हैं कि हेरिडिटरी या फेमिलियल है, वैसा नहीं होता है, ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब ये होता है कि जीन्स जो कि आपके शरीर का जो किडनी और यूरेटर और ब्लैडर को डिफाइन करते हैं, जो बनाते हैं, उनमें कोई परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए जो बच्चे का माँ का जो हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम लोग चेक उसी समय से करने लगते हैं। सेकेंड जो एनोमली स्कैन होता है उसी में से आजकल जो भी एक नया साइंस ही डेवलप कर गया है, फीटल मेडिसिन साइंस, वो इसी को देखता है। और ख़ास करके इंटरवेंशंस भी आजकल आ गए हैं इसे फीटल मेडिसिन को लेकर के। जो बच्चे पोस्टीरियर वेंट्रल वाल्व से ग्रसित होते हैं वो बच्चे जो हैं उनकी आयु जो है थोड़ी लिमिटेड होती है, अगर उनका इलाज जल्दी नहीं हम लोग करा पाते हैं तो। ऐसे बच्चों में आप देखेंगे कि पेशाब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कैथेटर लगाने के बाद जो है पेशाब हो रहा है। तो आपको वैसे छोटे बच्चों को भी लेकर के डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। लड़कियों में हमने देखा पाया जाता है, सामान्यतः ये पाया गया है कि लड़कियां इस बीमारी से नहीं ग्रसित होती हैं, केवल लड़के ही होते हैं। लड़कियों में 5 साल के पहले तक बहुत कम ही ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि मूत्र विसर्जन में कोई परेशानी होती है। 5 साल से अगर हम लोग 15 साल तक देखें, जब बच्चा स्कूल गोइंग मतलब कॉलेज जाने से पहले तक देखें, तो उसमें जो है लड़कों में जो है ब्लैडर में स्टोन होना या पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ज़ेरोसिस बोलते हैं, जिसमें जो सूखापन जो है पेशाब के रास्ते के मुंह पे आ जाता है। वो बीमारी भी छोटे से ही शुरू हो जाती है। उस समय आप देखेंगे कि पेशाब का जो रास्ते का मुंह है उसको 7 साल में सामान्यतः हम लोग बोलते हैं कि चमड़ा जो है उससे पीछे हटना चाहिए और खुलना चाहिए। जिन बच्चों में खतना वगैरह नहीं होता है उनमें। तो अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे का चमड़ा पीछे नहीं जा रहा है, या पेशाब करने के दौरान पेशाब का धार नुकीला होकर काफ़ी दूर तक गिर रहा है, या पेशाब करने के दौरान वो पेशाब का जो रास्ते के पास का चमड़ा है वो फूल जा रहा है, बैलूनिंग हम लोग जिसको बोलते हैं, वो बैलून जैसा आपको लगेगा कि पेशाब कर रहा है बच्चा, वो फूल जा रहा है और पेशाब करने में उसको कठिनाई हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सारे संकेत देते हैं फाइमोसिस की तरफ। और ये इस एज का सबसे कॉमन कारण होता है जिसमें मूत्र विसर्जन में बच्चों में इस एज में होती है समस्या। मतलब कि इस एज में अगर इस तरह की समस्या हो और समय पे मतलब पकड़ ले हम लोग जी, ये काफ़ी सामान्य बीमारी है, तो ये मतलब ठीक होने वाली समस्या है। तो आप पेरेंट्स को क्या क्या बताना चाहेंगे कि जैसे बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखे क्या करें? हाँ, आप जो है अपने नज़दीकी डॉक्टर से राय लें। अगर आपको लगता है कि माताएं जो रहती हैं वो यूजुअली इस चीज़ को लेके काफ़ी कंसर्न रहती हैं कि बच्चे जो हैं वो अपना पेशाब का रास्ता पूरा नहीं खोल पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का पेशाब का रास्ता पूरा नहीं खुल रहा है और 7 साल 8 साल हो गया है और वहाँ वाइट कुछ डिस्चार्ज है जिसको स्मेग्मा कहते हैं, तो आप फिर डॉक्टर से मिलें। कई बार जो है वो चमड़ा हटा देने से उसका इलाज उसी समय हो जाता है। तो 5 से 15 वर्ष में तो यही समस्या आती है। 15 वर्ष से आप जब 40-45 वर्ष तक जाते हैं तो इस समय जो स्ट्रिक्चर सबसे कॉमन कॉज होता है, आपका सामान्य कॉज में आता है स्ट्रिक्चर, असामान्य कॉज में दूसरे कॉजेज आते हैं। स्ट्रिक्चर का मतलब होता है पेशाब के रास्ते का जो नली होती है, पेशाब रास्ते की नली जो होती है उसका रुकावट होना। उसमें रुकावट होने का जो सबसे कॉमन कॉज अभी के ज़माने में है, अभी के टाइम में है, वो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन होता है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन होने की वजह से पेशाब के मूत्र नली जो है वो पतली हो जाती है और फिर मूत्र विसर्जन के दौरान प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा स्ट्रिक्चर जो है ट्रॉमेटिक हो सकती है, चोट लगने से, कभी ज़्यादा चोट लगने से, कुछ रोड ट्रैफिक, कभी रोड में एक्सीडेंट हो गया, या कभी छोटे चोट लगने से, जैसे साइकिल चलाने के दौरान आप उसके रॉड पे गिर गए। तो ये सारी वजहों से भी अगर पेशाब विसर्जन में परेशानी हो रही है तो इसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं। इसके लिए सर्जरी अवेलेबल है और सर्जरी ईजिली की भी जा सकती है। तो ये हो गया आपका 15 से 40 के 45 के बीच में। असामान्य कॉज अगर आप इस एज में देखिएगा तो असामान्य कॉज भी इसमें मिलते हैं। उसमें हम लोग वर्डिंग डिसफंक्शन या डिसफंक्शनल वर्डिंग जिसको बोलते हैं, तो डिसफंक्शनल वर्डिंग में क्या होता है, सामान्यतः आप देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं थोड़ा सा
जो पर्सनालिटी वाइज जो है थोड़ा घबराते ज़्यादा हैं, थोड़ा आक्रोशित जल्दी होते हैं। तो ये टाइप पर्सनालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह के बच्चे होते हैं। इनमें क्या देखते हैं हम लोग, या युवा अवस्था में भी, तो इनमें क्या देखते हैं हम लोग कि ये पेशाब करने में काफ़ी जोर लगाते हैं। और उसकी वजह से पेशाब करने का जो इनका तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि जब तक वो जोर लगाते हैं तब तक पेशाब निकलता है, फिर रुक जाता है पेशाब, फिर जोर लगाते हैं। जी हाँ, जिसको आप लोग रुक रुक के पेशाब होना बोलते हैं। तो उसका एक बहुत सामान्य कॉज डिस्फंक्शनल वॉइडिंग है, क्योंकि वो ठीक से पेशाब कर नहीं पा रहे हैं, वो पेशाब के मार्ग को रिलैक्स पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इस एज में लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन फिर भी पाई जाती है। और इसमें जो ज़्यादातर लेडीज़ में प्रॉब्लम पाई जाती है वो पोस्टपार्टम, जब वेजाइनल डिलीवरी होती है, जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो होती है, उसके बाद जो बच्चे का जब सर निकलता है मातृ रोग उस मार्ग से, तो वो डिस्टेंड करके निकल जाता है। और इसमें जो डिस्फंक्शन मिलता है उसको पोस्टपार्टम वॉइडिंग डिस्फंक्शन बोलते हैं। लेडीज़ में और इस समय मिएटल स्टेनोसिस की समस्या थोड़ी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही हम 50 क्रॉस कर जाते हैं, आप मूत्र विसर्जन का जो सामान्य कॉज या प्रोस्टेट जिसको हम लोग कहते हैं मेल्स में, और फीमेल्स में जो होती हैं वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होती हैं, उसमें भी प्रोस्टेटिज्म होती है, लेकिन उसमें प्रोस्टेट नहीं होता है। तो मर्दों में जो अगर हम लोग देखेंगे कि किस तरह सामान्यतः 50 के बाद जो परेशानी होती है पेशाब करने के दौरान, तो वो परेशानी आपको शुरुआत होती है प्रोस्टेट से। प्रोस्टेट में दो तरह की समस्याएं हो सकती हैं, एक बेनाइन प्रोस्टेट का हाइपरट्रॉफी हो सकता है, एक मैलिग्नेंट हो सकता है। तो बेनाइन जो होता है यही कॉमन है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में क्या होगा कि आपको दो तरह की समस्या हो सकती है। उसमें एक हो सकता है आपको लगेगा कि पेशाब बार बार जाना है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरा आपको लगेगा अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब हो गया कि पेशाब बहुत जल्दी लग रहा है और ऐसा लगेगा कि अब आप थोड़ी देर बैठ करके रुक नहीं सकते हैं, आपको जाना ही होगा टॉयलेट करने के लिए, नहीं तो आप कपड़े में ही पेशाब हो जाएगा या हो भी जाता है। तो इसको फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बोलते हैं हम लोग। और मूत्र विसर्जन में जो समस्या होती है उसमें आप पेशाब करने के लिए गए तो वहाँ पेशाब करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। आप स्टार्ट करने में जो समय लगना चाहिए बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा लगता है, उसको हम लोग हेसिस्टेंसी बोलते हैं। एक बार जब आपने पेशाब करना स्टार्ट कर दिया तो आप स्ट्रीम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जोर लगा करके करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग स्ट्रेनिंग बोलते हैं। ये आपको प्रोस्टेट जो है इसके लिए सामान्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है और ये कॉमन कॉज में आता है। और इसमें आप देखेंगे कि प्रोस्टेट की दवा चलाने से ज़्यादातर अब तो 95% से ज़्यादा लोगों में हम लोग देखते हैं कि दवा चलाने के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो प्रोस्टेट संबंधी समस्या है, तो आपने बताया कि ये 50 साल के बाद से मोस्टली ज़्यादातर देखने में आता है। तो इसके कुछ प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं जो लोगों को समझ में आए कि प्रोस्टेट संबंधी समस्या जी हाँ, बिल्कुल। आप जैसे इसको होने से तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपका शरीर के बनावट के साथ ही आता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पेशाब करने में आपको काफ़ी समय लग रहा है, पेशाब बार बार रुक रहा है या ऐसा लग रहा है कि अब रुक जाएगा, या आप देख रहे हैं कि आपको भूख नहीं लग रही है, पेशाब भी रुक रहा है, पेट फूल रहा है और आप पेशाब करने जा रहे हैं लेकिन पेशाब निकल नहीं रहा है, काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है, रात में कपड़े में पेशाब हो जा रहा है या रात में कई एक दफ़ा उठना पड़ रहा है, इतनी बार उठना पड़ रहा है कि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं प्रोस्टेट की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। और ऐसे सिम्टम्स को लेकर के अगर आप अपने सामान्य फिजिशियन या जनरल फिजिशियन भी हम लोग बोलते हैं उससे भी दिखा सकते हैं, और उसके अलावा स्पेशलिस्ट में यूरोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं। तो इन समस्याओं का निदान जो है काफ़ी सिंपल अब हो गया है। आपको मैं बताऊं कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो है प्रोस्टेट का ऑपरेशन ही कॉमन इलाज माना जाता था, अब प्रोस्टेट के लिए दवा कॉमन इलाज हो गई, काफ़ी कॉमन। हमेशा सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत कम बार ऐसा हम लोग बोलते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादातर बार तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं ही पड़ती है, दवाओं से ही ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स। तो कई बार जैसे अगर हम प्रोस्टेट संबंधी समस्या पर हम ध्यान ना दें, नज़रअंदाज करते हैं बहुत लोग जल्दी जाते नहीं हैं इलाज के लिए, तो क्या बाद में ये और भी गंभीर रूप ले सकता है? हाँ, प्रोस्टेट के साथ प्रॉब्लम यह है कि प्रोस्टेट अगर पेशाब के रास्ते में रुकावट करते रहता है तो ये आपके किडनीज़ को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, धीरे धीरे आपकी दोनों किडनीज़ पे असर पड़ता है और किडनीज़ काफ़ी बुरी तरह से भी अफेक्टेड हो जाती हैं, जो इसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि रीनल फेलियर में पेशेंट चला गया है। तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, टेस्ट इन्वेस्टिगेशन हमको लगता है एक बार
60 होते होते सभी लोगों को एक बार अपना करा के देख लेना चाहिए। असामान्य रोग जो प्रोस्टेट के होते हैं उनको पकड़ने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना होगा। स्पेशलिस्ट में यूरोलॉजिस्ट लोग ही असामान्य रोगों के बारे में समझते हैं और उसको पकड़ने के लिए कुछ जांच करा सकते हैं। ये असामान्य रोग हम लोग प्रोस्टेट का कैंसर बोलते हैं। और अभी हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट्स में भी हम लोग काफ़ी इस पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे रीजन में चूँकि कोई जनरल स्क्रीनिंग नहीं होती है इंडिया में कहीं पे भी, तो हमारे यहाँ जो पेशेंट पहुँचते हैं खुद से पहुँचते हैं, तो हम लोग कम से कम उन लोगों का स्क्रीनिंग करके देखते हैं कि उनमें कहीं प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण तो नहीं मिल रहे हैं। और हम लोग कई पेशेंट्स को अभी पकड़े भी हैं शुरुआती लक्षण स्टेजेस में। कई पेशेंट्स तो अनफॉर्चुनेटली लेट आते हैं, लेकिन जिनको हम लोग शुरुआती में पकड़ पाए हैं उनका हमने ऑपरेशन किया है और वो पेशेंट्स जो हैं अभी कैंसर से फ्री भी हैं। तो शुरुआत में प्रोस्टेट का कैंसर जो है अगर हम लोग बीमारी पकड़ लेते हैं और तो उसका इलाज करने से प्रोस्टेट का कैंसर भी अब इलाज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटीज़ हम लोग के यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि जो लक्षण आपने बताया है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और लक्षणों के आधार पर तुरंत जांच के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अर्ली स्टेज में चाहे वो कैंसर हो या अन्य किसी तरह की समस्या हो प्रोस्टेट संबंधी उसका पता लगा सके। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो उनमें तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते ही नहीं है, तो इस संबंधी परेशानियाँ नहीं हैं। लेकिन महिलाओं में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो महिलाओं से संबंधित अगर हम बात करें अर्ली स्टेज की, तो आपने बात की है, जो बाद में जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ती हैं महिलाएं, तो उस स्थिति में जब थोड़ा सा कमजोर हो जाता है शरीर। मैं भूल रहा था इस लेडीज़ में, मैंने एक्चुअली अभी जो हम लोग का ये साधारण धारणा ये था कि चूँकि लेडीज़ में प्रोस्टेट नहीं होता है तो उनमें ये दिक्कतें कम होती हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा के ऊपर स्टडी की गई है, एपिलेट्स स्टडी यूरोप में किया गया है। उसमें ये पाया गया है कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों में लगभग बराबर ही प्रोस्टेटिज्म या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स मिलते हैं। 13% जो है मोर देन 65 ईयर्स में मिलते हैं। लेकिन उसमें अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पाई जाती है रैदर देन आपको जो रुकावट होता है पेशाब करने में। लेडीज़ में अगर मूत्र विसर्जन या पेशाब निकलने में दिक्कत हो रही है तो उसका साधारण कॉज में मेटल स्टेनोसिस 50 के बाद होता है। जब पोस्ट मेनोपॉजल एज में लेडीज़ रहती हैं तो वहाँ पे म्यूकोसल एट्रोफी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से सिकुड़न आने लगती है पेशाब के मार्ग में, और वो पेशाब का मार्ग जो है आपका मूत्र विसर्जन करने में आपको तकलीफ़ देता है। तो लेडीज़ में हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी हम लोग कई लोगों को लोकल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT जो बोलते हैं लोकल, उसका हम लोग प्रयोग करके उसको रिवर्ट कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लेडीज़ में जो दूसरे अर्जेंसी और जो आप एक सवाल आपने अभी जस्ट पूछा था मुझसे कि अगर अर्जेंसी किसी को है, अर्जेंसी जो बार बार बहुत तेज़ी से पेशाब लगना और फ्रीक्वेंसी या बार बार पेशाब लगना, जी हाँ, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लेडीज़ में हाँ काफ़ी कॉमनली मिलती हैं। और इसका 2 सामान्य कारण है। एक मैंने आपको बताया था कि एक इन्फेक्शन होता है। अगर आप यूरिन का हम लोग रूटीन कल्चर करा करके देखते हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर लेडीज़ में इन्फेक्शन आ रहा है तो इन्फेक्शन सामान्य इन्फेक्शन का क्योर करने से ये बार बार पेशाब जाना और जल्दी ज़ोर से जो पेशाब लगता है ये इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर जो होती है ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के बाद डायग्नोसिस बनती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ पहले ये इसका इलाज उतना सरल नहीं था, इसके लिए मेडिकेशंस कम थी, लेकिन अभी जो है इसके लिए स्पेशल मेडिकेशंस अवेलेबल है मार्केट में और इनसे ज़्यादातर पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। तो ज़्यादातर 100 में 99 पेशेंट्स जो है ओवर एक्टिव ब्लैडर के अब रिस्पॉन्ड करते हैं सिंपल मेडिकल थेरेपी को ही। तो अब ये भी काफ़ी ट्रीटेबल हो गया है। जी जी जी। कई बार पानी को लेकर भी बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल होते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए ताकि और कितना यूरिन हो, तो इससे संबंधित कुछ आप बताना चाहिए? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे मौसम शुष्क है, जो अभी का जो ड्राई और हॉट वेदर है, तो हम लोग को अपना यूरिन आउटपुट जो है 2.5 लीटर्स पर डे मेंटेन करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपका डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि इससे ऊपर का यूरिन आउटपुट का आपको ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। पानी की मात्रा जो है आप कितना काम करते हैं, शारीरिक श्रम कितना कर रहे हैं, धूप में कितना निकलते हैं, उसके हिसाब से पानी की मात्रा डिसाइड होती है। लेकिन 2.5 लीटर्स पर डे अगर यूरिन आउटपुट आप मेंटेन कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। इससे कम होने से परेशानी ये होगी
कि आपका स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस जो है थोड़ा बढ़ जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी कुछ बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा होने से परेशानी ये होती है कि एक तो आप बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, दूसरा आपका जो इंटरनल ऑटो रेगुलेशन है वो भी, उसको भी नुकसान पहुंचता है। एक सवाल और इसी से संबंधित हमारे जहन में उठ रहा है सर, कि जैसे आपने बताया कि जो इस समस्या पर हमने चर्चा की कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है या फिर कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पाता है, लगता है कि तुरंत जाना है, तो इस कारण से जैसे कि काम तो रुकता नहीं है सर, किसी का भी काम तो रुकता नहीं है, परेशानियां लेकर भी लोग काम करते हैं। तो कई बार जब काम कार्यस्थल पर होते हैं तो उस वक्त वो इस डर से पानी कम पीते हैं कि फिर बाथरूम लग जाएगा, बार बार जाना पड़ेगा। तो ऐसे में उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? प्लस जो महिलाओं के लिए जो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हर जगह वो बाथरूम नहीं जा सकती हैं, तो उनको बाथरूम रुकना पड़ जाता है, पानी नहीं पीती हैं, तो इस तरह की समस्या जो है सर वो कॉमन है। तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? चलते चलते बस ये आपसे अंतिम सवाल है आज का। लेडीज़ के लिए हम लोग, आपने एकदम सही कहा कि पब्लिक टॉयलेट्स की थोड़ी कमी है या माहौल भी वैसा नहीं है कि पब्लिकली ईजी नहीं है ऐसे आपको कर पाना। तो लेकिन एक चीज़ है कि हमारे स्टेट में हमने देखा है कि बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण हुआ है। अगर वो आपको सुविधा अवेलेबल है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अब अवॉइड कीजिए पब्लिक टॉयलेट्स। ऐसे तो मैं लेडीज़ को यही कहता हूँ, क्योंकि अवॉइड करने के दौरान इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है लेडीज़ में। लेकिन अगर आप को पता है कि आज आपको बाहर इतनी देर रहना है या ट्रैवल करना है, तो ट्रैवलिंग से पहले ज़रूर एक बार अवॉइड कर लीजिए। जहाँ बस वगैरह अगर या कर रहे हैं या काम जा रहे हैं तो एक बार टॉयलेट ज़रूर एम्प्टी कीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि जितना टॉयलेट बार बार होने से परेशानी होती है, उसी तरह की परेशानी ज़्यादा टॉयलेट रुकने से भी होती है। छोटे बच्चियों में मैंने देखा है कि वो शर्म से स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, वो बच्चे टॉयलेट जाना ही नहीं चाहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत देर पेशाब रोकने की वजह से उनका पेशाब का थैला थोड़ा सा हाइपोटोनिक जैसा और लेज़ी हो जाता है। बहुत देर पेशाब रोकने की वजह से उनको आदत भी हो जाती है, तो वो एक इन्फेक्शन का रिस्क अपने आप में होता है, और बाद में ये आपका आदत भी बन जाता है कि आप बहुत देर टॉयलेट रोकने लगते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सामान्यतः मैंने जैसे शुरुआत में कहा 6 से 8 बार नॉर्मली भी आपको अवॉइड करना है। टॉयलेट ये साइकिल होते रहना चाहिए, साइकिलिंग नहीं होने से थोड़ा दिक्कत होता है शरीर को। तो पेशाब तो ज़रूर ही करना है। हाँ, मतलब ये तो जो ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना की है, जितने भी कार्य होते हैं हमारे शरीर के में, तो इसमें ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हाँ। और जिसका सही होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो कार्यस्थल पर भी हों तो भी हम बहुत सारी जो मूल बातें हैं उनका ध्यान रखें कि भाई एक बार यूरिन बोलें हम, या पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, ऐसा भी नहीं। हाँ, जो मैम आपने कहा उसमें मैं यही कहूँगा कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ वाटर इनटेक के साथ साथ, जैसे आप दिन भर में अगर सोच रहे हैं कि 12 घंटे का पानी हम एक ही 12 घंटे में पिएंगे, एक 12 घंटे में, वैसे आप नहीं कर सकते हैं। जो ये पीरियड ऑफ जो आप डिहाइड्रेशन क्रिएट करते हैं, उसमें स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क फिर बढ़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी जो है, और जिस तरह का हम कार्य करते हैं उसी के आधार पर हम पानी की मात्रा भी हमें इंटेक करनी है, ये आपने बताया है सर। तो अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें सर। चलते चलते आप कुछ संदेश अगर देना चाहें तो। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अगर आप पेशाब में खून आते हुए देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी मर्द हैं औरत हैं कुछ भी हैं, तो किसी भी एज में और किसी भी सेक्स के लिए और किसी भी कारण से पेशाब में खून आना सामान्य चीज़ नहीं है, सामान्य बीमारी में नहीं आता है। इसको काइंडली इग्नोर मत कीजिए, कृपया करके आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिलिए। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो कोई भी कहीं पे भी आप करवा करके एक बार आ सकते हैं मिलने के लिए हम लोग से भी। पेशाब में खून आना जो है कभी भी किसी भी एज के लिए नॉर्मल नहीं होता है, इसको नॉर्मलाइज नहीं करना है हम लोग को, और अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलना है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने सर दी है। हमें पूरी उम्मीद है इसका लोग इस पर सोचेंगे और वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो आप यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।